बोली। कोरोना के कारण अपने घरों में रहने का सौभाग्य आपको मिला हुआ है। विद्यालय से दूरी भले बन गई हो, लेकिन आपकी शुरुआती जिज्ञासा इतनी प्रबल है कि वह उस दूरी को कम कर देगी। आपकी जिज्ञासा को दिशा देने के लिए 15 बिंदुओं का एक लिखित कार्यक्रम एक हफ्ता पहले दिया गया था और उम्मीद किया जाता है कि उसको आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा। आपने अगर पूरा समय दिया होगा तो वह एक हफ्ते का ही कार्यक्रम था, लेकिन बिंदुओं की शुरुआत सरलता से, रुचिपूर्वक ध्यान देने से की गई थी और पहला बिंदु उसमें 3 कहानियों का था। तीनों कहानियां आपके वर्तमान जीवन से संबंध रखने वाली, आपके आसपास के जीवन को जोड़ने वाली हैं। आज हम लोग बहादुर कहानी को लेकर के चर्चा करेंगे। बहादुर का अर्थ होता है वीर। वीरता की जरूरत सबको होती है, लेकिन कहानी में जिस तरह से बहादुर बनने की प्रक्रिया बताई गई है वह हर परिवार की कथा जैसी है। कहानी का प्रारंभ नेपाल में रहने वाले उस परिवार से शुरू होता है जिसका सबसे बड़ा सदस्य सेना में सैनिक के रूप में भर्ती होता है और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। उसने अपने सेवा काल में जिस बेटे का नाम जंग बहादुर रखा था, उसके खेलने और खाने के दिन संकट में पड़ जाते हैं। सगी माता काम के बोझ में उसके बचपन की ओर बहुत ज्यादा ध्यान न देकर बार बार काम की ओर उसे मोड़ना चाहती है, लेकिन एक छोटे बच्चे का मन अपने खिलौनों, खेलों और साथियों की ओर जाता है, जिसके कारण अक्सर उसकी पिटाई होती रहती है। अंत में वह अपने खेलों और खिलौनों को लेकर परिवार छोड़कर भाग जाता है एक सुखद भविष्य के लिए। लेकिन आकर्षक शहरों में पहुंचने के बाद उसे एक नौकर के रूप में जगह मिलती है। शुरुआत में उसको परिवार के सदस्य के रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आती जाती है और वह एक व्यक्ति से वस्तु के रूप में बदलने लगता है। उसके ऊपर गृह स्वामी का स्वामित्व जकड़ता जाता है और उसकी पकड़ में आकर के धीरे धीरे रात के समय अपने खिलौनों से खेलना, अपने गीत गाना उसका कम होने लगता है और काम का बोझ उसे तोड़ता जाता है। और ऐसी विकट परिस्थितियों में वह बच्चा जंग बहादुर अपनी बहादुरी से परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए बहादुर बनने की कोशिश करता है और काम का बोझ अपने कमजोर कंधों पर संभालने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में उस परिवार के एक लालची और कुटिल रिश्तेदार आते हैं और अपनी कंजूसी को छिपाने के लिए अपने पैसों की चोरी का आरोप उस बच्चे के ऊपर लगा देते हैं। उसकी पिटाई होती है,
वह पिटाई भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पीटते समय उसे जो सूअर के बच्चे की गाली दी गई उसको वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसकी बहादुरी की सीमा और उस घर में रहने के दिन पूरे हो जाते हैं। और यही उस बच्चे की बहादुरी का शीर्ष हम देख पाते हैं। वह बच्चा अपनी ईमानदारी और माता के सम्मान को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करता, और उस विपत्ति के दिनों में फिर एक बार घर छोड़कर चला जाता है। बाद में उस परिवार के स्वामी ये महसूस करते हैं कि हमसे गलती हुई। उसको सताने वाला उस परिवार का सबसे अड़ियल बेटा भी यह स्वीकार करता है कि वह बेईमान नहीं हो सकता, स्वाभिमानी है। तो यह कहानी एक तरीके से उस बच्चे की कहानी जो विपत्तियों की मार में अपने खेल खिलौनों से धीरे धीरे दूर होते हुए दुनिया के छल प्रपंच का मुकाबला करते हुए घर से भागा, अपने स्वामी के यहाँ से भागा, और धीरे धीरे भागते भागते उसके कंधों को मजबूत करने की, उसके इरादों को बनाने की एक कहानी है। कहानी का मुख्य उद्देश्य बालकों के शोषण को ध्यान में रखना और बच्चों को सावधान रहना कि बाहर की दुनिया देखने में जितनी अच्छी लगती है भीतर से उतनी नहीं है। मूलतः अपना परिवार, अपने माता पिता ही उसके लिए सबसे शुभेच्छु होते हैं, सबसे ज्यादा आश्रय और प्रामाणिक बनाने की, प्रैक्टिकल बनाने की शुरुआत उसके घरों से ही होती है। इसी नाते कहानी के अलावा आपको श्रवण कुमार जैसा खंडकाव्य ये प्रेरित करने के लिए दिया गया था कि हमारे जीवन में बाहरी आकर्षणों के प्रभाव में अपने माता पिता से दूरी न बनने पाए। दुनिया उतनी आकर्षक नहीं है जितना बाहर से दिखाई पड़ती है। उस परिवार के सदस्यों ने, जिनके यहाँ नौकर नहीं था, शुरुआत में तो उसे सैद्धांतिक रूप से पुत्र कहा, घर जैसा आदर दिया, लेकिन हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के, उनका दिखाने वाला दांत धीरे धीरे पीछे होता जाता है और खाने वाला दांत बाहर आता जाता है, और वो धीरे धीरे अपनी सच्चाई को सामने रखते हैं। समाज में जिस तरह का हम परिवार या ढांचा निर्मित करते जा रहे हैं वह वास्तव में अपने स्वार्थों, सुविधाओं और दूसरों के शोषण पर आधारित है। कहानी हमको शोषण से बचने के लिए और किसी भी विपत्ति के मारे को इस तरह का दिन न देखना पड़े, हम उसको सहारा दे, ऐसी प्रेरणा देती है। कहानी में मुख्य उद्देश्य के अलावा उन पहाड़ी जीवन पद्धतियों की ओर इशारा किया गया है जो नेपाल की तलहटी से लेकर उत्तराखंड की ऊंचाइयों तक कहने के लिए पूज्य हैं, कहने के लिए आदरणीय हैं, लेकिन बीमारी में और जीवन के साधन जुटाने में जिनको कठोर मशक्कत करनी पड़ती है और पहाड़ जैसा धीरज ही उनको विकसित करना पड़ता है। इस तरह की दुनिया में उनको जो आदर मिलना चाहिए हमको वह आदर देना पड़ेगा। नेपाल ने बहुत दिनों तक अंग्रेजों से स्वतंत्र रहते हुए जिस तरह अपनी स्वाधीनता और शालीनता बरकरार रखी, वह उसके इसी बहादुरी का, वह उसके इसी ईमानदारी का और वह उसके इसी स्वाभिमान का सूचक है। ये
चरित्र के रूप में अगर स्वाभिमान, ईमानदारी और अपने प्रति आदर की भावना आ जाए तो कोई भी व्यक्ति न तो परतंत्र हो सकता है, उसका कोई न तो स्वामी होगा न तो गृह स्वामी होगा, वह अपना मालिक स्वयं होगा, वह स्वतंत्र रहेगा और दूसरों को भी गुलाम बनाने की जगह स्वतंत्र बनाने का कार्य करेगा। यह कहानी स्वतंत्र भारत में हमको स्वतंत्र रहने और दूसरों की स्वतंत्रता का आदर करने का भी संदेश देती है। इस कहानी में स्वतंत्रता को बनाए रखने के जो 3 सूत्र बताए गए हैं, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, माता पिता के प्रति आदर की भावना और अन्य लोगों के प्रति संवेदनशीलता, वास्तव में स्वतंत्रता को पाने और स्वतंत्रता को बचाने का यही एकमात्र मूल मंत्र है और यही कहानी का उद्देश्य है। कहानी में बहादुर के रूप में उभरने वाला जंग बहादुर अपने चरित्र की विशेषता के साथ बनते हुए समाज की कहानी है, जहां धीरे धीरे विपत्तियों के द्वारा मजबूत बनता हुआ व्यक्ति किस तरह से अपने मूल्यों को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कसौटी पर अपने को कसता है और अपनी जरूरतों को कम करते हुए और ईमानदारी और माता पिता के सम्मान की बात आए तो अपने सम्मान तक को तिलांजलि देते हुए फिर एक बार से भागने की कोशिश करता है। ये कहानी हमको बच्चे के रूप में एक नागरिक बनने की कहानी भी है। नागरिक बनना इसी तरह से शुरू होता है। हम वातावरण के प्रभाव में आते हैं और उससे प्रभावित होते हुए अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। हम व्यक्ति नहीं हैं, समाज की एक इकाई हैं जिस पर सिर्फ हमारा बस नहीं, बाहरी परिस्थितियों का और दैवी आपदा का भी एक बड़ा सच पीछा करता रहता है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमको अपने जीवन को इन्हीं आदर्शों के अनुसार ढालने और अपनी बहादुरी को इसी रास्ते चलकर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी पाठ्यक्रम में इसीलिए रखी गई है। कक्षा 9-10 में आपकी भावनाएं प्रबल थी, सोचने की शक्ति उतना प्रखर नहीं थी, इस नाते मंत्र और ममता जैसी भावना प्रधान कहानियां आपको दी गई थी। लेकिन अगली कक्षा में 1 साल रहने के बाद आप में विचार करने की शक्ति बढ़ी है। इसी नाते कहानी पढ़ने का एक बिंदु आपको दिया गया था और एक बिंदु उस पर सोचने का दिया गया था। आज हम लोगों ने कहानी पर सोचने के रास्ते चलकर बात किया। बच्चा किस तरह से अपने को विकसित करेगा, बच्चों में कौन से संस्कार आने चाहिए और किसी भी देश का बच्चा किस तरह से अपने समाज में अपने अनुकूल वातावरण का सृजन करेगा, यह कहानी उसके दर्द को, उसके साहस को और उसकी कर्तव्य भावना को प्रमाणित करती है। खास करके उस समय में जबकि नोबेल पुरस्कार के रूप में कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की बालिका को नोबेल पुरस्कार बच्चों के जीवन को सजाने, संवारने, उनके श्रम को के शोषण को रोकने के लिए समर्पित था, तो उसमें इस कहानी का महत्व हम समझ सकते हैं। यह कहानी एक
ऐसे समाज की ओर इशारा करती है जो अपनी स्वतंत्रता और दूसरे की स्वतंत्रता, अपना परिवार और दूसरे का परिवार, अपनी समस्या और दूसरे की समस्या में अंतर करने की जगह संवेदनशीलता पूर्वक उसको सुनने, महसूस करने और उसका समाधान करने की भावना जगाए, तभी हम वास्तव में इंसान कहे जाने के योग्य, नागरिक कहे जाने के योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति कहे जाने के योग्य माने जाएंगे। साहित्य अपनी इन्हीं कसौटियों के आधार पर हमको भावना के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर संस्कारित करने की कोशिश करता है। साहित्य को इसी नाते किसी समाज की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि वह बड़ी गहराई तक अपने अक्षरों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व को देखते देखते बदल देता है। हम स्वयं प्रभावित होते हुए अपने को संस्कारित करने की कोशिश करते हैं। आज के इस स्वतंत्र वातावरण में अपने परिवार में रहते हुए आप स्वतंत्रता का महत्व जितना देख रहे हैं, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ना, परिवार के कामों में हाथ बटाना, सहयोग करना, जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, कहानी यह भी आपसे अपेक्षा रखती है। वह नेपाल हो, हिंदुस्तान हो, विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी समाज हो, उसकी शुरुआत उसके बच्चों से होती है। उस देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं। बच्चों में इस तरह त्याग की, जिम्मेदारी पूर्वक जीने की प्रेरणा जब जग जाती है तो उस राष्ट्र को दबाना, उस राष्ट्र को पीछे ले जाना, उस परिवार को ढकेलना, ये किसी के बस की बात नहीं होती। वह परिवार अपने मूल्यों के आधार पर, वह समाज अपने आदर्शों के आधार पर, वह राष्ट्र अपने मूल्यों के आधार पर और वह दुनिया अपने संस्कारों के आधार पर एक विकसित, प्रगतिशील, संवेदनशील और आदरणीय समाज की रचना करती है। उस उजाले में सबको प्रकाश मिलता है, सब सम्मानित होते हैं, सब स्वतंत्र होते हैं। इसी नाते हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बड़ी उम्र के लोगों की जगह बच्चों के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई है और बड़ा से बड़ा काम बच्चे ही करते हैं। वो एक उम्र आने के बाद हम सुविधाओं के जीने के आदी हो जाते हैं, परिश्रम की मात्रा कम होती जाती है और हम समझौतावादी होते जाते हैं। हमारा बचपन ही हमारे चरित्र की, हमारे आदर्श की, हमारे परिवार की, हमारे देश की और पूरी दुनिया की आधारशिला है। इसी नाते पश्चिम के विचारक शेक्सपियर ने भी ये माना कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक बच्चा जितना आसानी से चीजों को ग्रहण करता है, जितनी तन्मयता के साथ ग्रहण करता है, और खास करके आप अनुभव करें कि आज हम लोग कक्षा में नहीं बैठे हैं, हम लोग ऐप के माध्यम से आपस में जुड़ रहे हैं। यह बच्चों के द्वारा जितना संभव हो रहा है, पुरानी पीढ़ी उतना शायद उसमें नहीं जुड़ पा रही है। जितनी तन्मयता से बच्चों ने मीडिया का उपयोग किया है, अपने पिछड़ेपन के बावजूद
जिस तरह से ई पाठशाला कामयाब हुई है, वह हमारे बच्चों के साहस, उनके लगन और उनके तन्मयता का परिणाम है। यह एक नया प्रयोग है इसी बहाने कि आपकी जिम्मेदारी विज्ञान के विकास और परिस्थितियों की मार में हम लोग शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में एक इस रूप में भी मिल रहे हैं कि हम दूर भी रहें तो दूरी को मिटाया जा सकता है। कक्षाएं अपने घर रहकर भी चलाई जा सकती हैं। बच्चा अपने घर में और अध्यापक अपने घर में एक दूसरे से अंतरंगता से जुड़ सकता है। ऐसा वातावरण हम लोगों ने बनाया। ये एक नया प्रयोग है, खास करके उन गांवों के लिए, उस समाज के लिए जहां पर की सुविधाएं या नए साधन पहुंचते हैं। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, यहाँ पर आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। पानी जिन शहरों में ठहर जाता है और जिन गांवों तक नहीं पहुंच पाता, उन शहरों और गांवों के स्वभाव को बताने वाली भी ये कहानी है। इस कहानी में नगर में जीने वाले लोगों का दोहरा जीवन, जहां बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और गांवों का सपाट जीवन जहां भीतर बाहर में कोई भेद नहीं है, जो अंदर है वह बाहर है। ऐसे दो समाज की टकराहट पूरी दुनिया में और विशेष करके हिंदुस्तान में देखी जाती है, और उसमें किस तरह से हमको आगे निकलना है, यह बड़ी उम्र के लोग तो अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन एक बच्चा जो नई संवेदना के साथ अपनी बुद्धि का, अपनी जिम्मेदारी का विकास करता है, उसके लिए यह कहानी एक प्रेरणा स्रोत जैसी, मार्गदर्शक जैसी और सावधान और सचेत रहने की एक संदेश देती हुई कहानी है। कहानीकार ने इतने रूपों में हमको जोड़ने की कोशिश किया है, और सोचा जाए तो एक बूंद में समुद्र है, और देखा जाए तो एक बूंद समुद्र में भी बूंद ही है। तो सोचने